सुबह की वो नरम धूप कमरे में झांक रही थी, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन प्रिया के दिल में वो उजाला कहीं नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि वो अपने बिस्तर के कोने में सिमटी हुई थी, अपनी कलाइयों को घूर रही थी, जहां अचानक से लाल और नीले रंग के बदसूरत दाग उभर आए थे। वो दाग जो दर्द तो नहीं दे रहे थे, लेकिन डर इतना भर रहे थे कि सांसें थम सी गई। प्रिया ने उन दागों को रगड़ कर देखा, शायद मिट जाएं, शायद ये कोई सपना हो या कोई गलती। लेकिन जितना वो रगड़ती उतने ही वो दाग और साफ नजर आने लगते, जैसे उसके शरीर के अंदर की कोई पुरानी चोट बाहर आकर उसे ताना दे रही हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। पानी का गिलास उठाया, लेकिन कांपते हाथों से वापस रख दिया। अभी वो खुद को संभाल ही रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और अंदर आई उसकी सास सरला, जिनकी आंखें पहले तो शांत लग रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर प्रिया के हाथों पर पड़ी, उनका चेहरा एकदम बदल गया। आंखें फैल गई, होंठ सख्त हो गए और मन में घृणा का तूफान सा उठ गया। वो बिना एक पल रुके तेज आवाज में चिल्लाई कि ये क्या है तुम्हारे शरीर पर? ये किस तरह के दाग हैं? क्या कोई गंदी बीमारी है जो तुम छिपा रही हो? प्रिया घबरा गई। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ जी मुझे नहीं पता, सुबह उठी तो ये ऐसे ही हो गए, शायद कोई एलर्जी हो या कुछ और। लेकिन सरला एकदम पीछे हट गई, जैसे प्रिया को छूने से वो खुद बीमार हो जाएंगी, और बोली, दूर रहो मुझसे, मैं ऐसी बीमार बहू को घर में नहीं रख सकती। तुम्हारी वजह से पूरे घर की बदनामी होगी। प्रिया की आंखें भर आई। वो रोते हुए बोली, माँ जी ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं, शायद दवाई का रिएक्शन हो, डॉक्टर को दिखा ले। लेकिन सरला ने उसकी बात बीच में ही काट दी और अलमारी से पैसे निकालने लगी। बोली, मुझे सब पता है, ये कोई मामूली बात नहीं, मेरे बेटे की इज्जत दाव पर नहीं लगने दूंगी। शाम तक रोहन आएगा, तुम उससे तलाक ले लेना। और इतना कहकर उन्होंने पैसे की गड्डियां प्रिया के पैरों पर फेंक दी, जैसे कोई कचरा फेंक रही हो। बोली, लो ये पैसे, जितने कपड़ों में आई हो उतने ही लेकर चली जाना। आज के बाद इस घर में कदम मत रखना, वरना बदनामी फैला दूंगी। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जमीन पर बैठ गई। आंसू बहते रहे, लेकिन सरला बिना पलटे चली गई। प्रिया सोच रही थी कि क्या एक औरत की कीमत सिर्फ उसकी सुंदरता से होती है? क्या कुछ दाग देखकर सारे रिश्ते, सारी मोहब्बतें, सारा घर एक झटके में खत्म हो जाते हैं? क्या इंसानियत इतनी सस्ती है कि शक के आगे कुछ नहीं बचता? शाम होने लगी थी, धूप अब कमजोर हो रही थी, लेकिन प्रिया की सांसें और तेज हो गई। हर छोटी सी आवाज पर वो चौंक जाती। दिल में एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी कि रोहन आएगा, वो उसे समझेगा, उसके दागों को नहीं बल्कि उसके दिल को देखेगा, उसके दर्द को सुनेगा और हाथ थाम लेगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला और रोहन अंदर आया, प्रिया समझ गई कि सब कुछ बदल चुका है। उसके चेहरे पर वो पुराना प्यार नहीं था, बल्कि नफरत का ठंडा भाव था, शक की कड़वाहट थी और ऊब का साया था। आते ही वो बोला, जो मां ने कहा है वो सही है, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं। ये दाग देखकर लोग क्या कहेंगे? मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं है क्या? प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, रोहन ये दाग कोई बड़ी बीमारी नहीं, डॉक्टर को दिखा लो, शायद एलर्जी हो या दवाई का असर। लेकिन रोहन चिल्लाया, बस बहुत हो गया, तुम मुझे धोखा मत दो, मैं ये सब नहीं झेल सकता। और उसने अलमारी खोलकर प्रिया का सूटकेस निकाला, उसके कपड़े फेंकने लगा जैसे कोई पुरानी चीजें साफ कर रहा हो। प्रिया ने रोकने की कोशिश की, बोली, रोहन मेरे पास कोई जगह नहीं है, कहां जाऊंगी मैं? लेकिन रोहन ने गुस्से में कहा, यह घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, तुम अपना सूटकेस लेकर निकल जाओ। और हां, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, कोई ऐसी लड़की जो मेरी इज्जत बढ़ाए न कि घटाए। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में चाकू घूम दिया हो। दूसरी शादी का नाम सुनकर उसकी आवाज टूट गई। वो जमीन पर बैठ गई। आंसू बहते रहे, लेकिन रोहन ने उसे खींचकर बाहर धकेल दिया, गली में फेंक दिया, उसका बैग पीछे फेंका और बोला, यहां से चली जाओ, वरना गली में खड़ा करके बदनाम कर दूंगा सबके सामने। और फिर दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया।
जैसे कोई अनजान को ठुकरा रहा हो। पा। रिया सड़क पर गिर पड़ी, घुटने छिल गए, हाथ कांप रहे थे, आंखें जल रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके ऊपर गिर गई हो। गली की वो टिमटिमाती ट्यूबलाइट्स जैसे उसके टूटे दिल की रोशनी को झेल नहीं पा रही थी। आसपास की औरतें दरवाजों पर खड़ी फुसफुसा रही थी। पुरुष तंबाकू चबाते हुए तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर दया का नाम नहीं था। सब बस यही जानना चाहते थे कि क्या बीमारी है, क्यों निकाला पति ने, कहीं कोई गंदा चक्कर तो नहीं चल रहा था। प्रिया ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। वो चाहती थी कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, उसके कदम लड़खड़ाए। वो धीरे धीरे उठी, कपड़ों की धूल झाड़ी, बैग उठाया, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे जैसे बैग में उसकी सारी टूटी उम्मीदें भरी हों। उसने कदम बढ़ाए, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। हर कदम एक दर्द था, हर सांस एक बोझ थी। गली से बाहर निकलते हुए उसने आखिरी बार उस घर की तरफ देखा जहां उसने सपने बुने थे, जहां उसने सोचा था कि हर सुबह रोहन की मुस्कान से शुरू होगी, हर शाम उसके साथ गुजरेगी। लेकिन आज वो बंद दरवाजा उसके चेहरे पर तिरस्कार की मोहर लगाकर खड़ा था। प्रिया शहर की सड़कों पर चलने लगी। चारों तरफ गाड़ियों का शोर था, लोगों की भागदौड़ थी, लेकिन उसके दिल के सन्नाटे पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि मैं कहां जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी। उसके मायके वाले तो शादी के बाद साफ कह चुके थे कि अब वो उनके लिए पराई हो गई है, हाथ झाड़ लिए है। ये सोचते हुए उसकी चाल और डगमग आ गई। 2 कदम और चली ही थी कि पैरों में ताकत खत्म हो गई। वो फुटपाथ पर बैठ गई जैसे कोई टूटा हुआ दिया जो आखिरी बार टिमटिमाता है और फिर बुझ जाता है। आसपास लोग आ जा रहे थे, किसी को ऑफिस जाना था, किसी को बाजार, किसी को घर, लेकिन कोई नहीं रुका एक टूटी हुई औरत के लिए जो फुटपाथ पर बैठी अपने दागों को छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसके आंसू गिरते जा रहे थे, कभी हाथों पर, कभी घुटनों पर, कभी बैग पर, और वो खुद से ही लड़ रही थी कि क्यों उसकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ गई जहां कोई अपना नहीं बचा। अचानक एक छाया उसके सामने रुकी। प्रिया ने धीरे धीरे सिर उठाया। वो एक मध्यम उम्र का आदमी था, सिर पर टोपी, हाथ में झाड़ू और आंखों में ऐसी करुणा जो प्रिया ने कभी नहीं देखी थी। वो नगर निगम का सफाई कर्मी था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर वो नरमी थी जो टूटे दिलों को पहली बार अपनापन महसूस कराती है। वो धीरे से बोला, बेटी क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम यहां अकेली क्यों बैठी हो? प्रिया कुछ बोल नहीं पाई, बस आंसू बह निकले। वो आदमी इधर उधर देखकर पास बैठ गया, लेकिन दूरी बनाकर जैसे डर हो कि कहीं वो और दुखी न हो जाए। फिर धीमे स्वर में बोला, अगर घर नहीं जाना चाहती तो मैं पास के मंदिर तक छोड़ दूं, वहां रात को कोई परेशान नहीं करता, सुरक्षित रहोगी। प्रिया हिल भी नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अजनबी पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन उस आदमी ने उसकी आंखों में वो थकान देखी और बोला, डरो मत बेटी, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, बस एक इंसान हूं जो किसी के दर्द को देखकर चुप नहीं रह सकता। ये सुनकर प्रिया की आंखें और भर आई। पूरी दुनिया से ठुकराई गई थी, तिरस्कार मिला था, और पहली बार किसी ने उसे इंसान कहकर पुकारा। वो धीमी आवाज में बोली, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, बस यहां बैठी हूं। लेकिन वो सफाई कर्मी, जिसका नाम रामू था, वो बोला, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। ये दाग शायद दवाई का साइड इफेक्ट हो, डॉक्टर देख लेंगे। ये शब्द प्रिया के दिल में पहली बार उम्मीद की तरह उतरे। वो फुटपाथ पर सुबकते हुए बोली, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, सबने मुझे बीमार समझकर छोड़ दिया। रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखे बिना ही कहा, दुनिया बहुत कठोर है बेटी, लेकिन भगवान ने कहीं न कहीं अच्छे दिल वाले लोगों को भी रखा होता है जो बिना स्वार्थ के मदद करते हैं। प्रिया धीरे धीरे खड़ी हुई। आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन पैरों में थोड़ा सा साहस लौट आया था। रामू ने कहा, मेरा नाम रामू है, चिंता मत करो, मैं साथ हूं। और प्रिया ने पहली बार किसी अजनबी पर भरोसा किया। शायद किस्मत को इसी पल का इंतजार था
कि अब उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो। दोनों अस्पताल की तरफ चले। रास्ते भर प्रिया के मन में वो घर, वो बंद दरवाजा, वो धक्का सब घूमता रहा, लेकिन साथ ही एक नया सवाल भी कि क्या सच में मेरे दाग सिर्फ दवाई का रिएक्शन है? क्या मैं निर्दोष हूं और सबने मुझे गलत समझा? अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने कई टेस्ट करवाए। प्रिया की सांसें तेज हो गई। अगर रिपोर्ट गलत आई तो क्या होगा? अगर सही निकली तो भी क्या वो घर लौट पाएगी? लेकिन रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो मत बेटी, सच क्या है वो डॉक्टर बताएंगे, लोग नहीं। और प्रिया की आंखों में पहली बार राहत की एक हल्की सी चमक आई। उसे लगा शायद उसकी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। शायद अब एक नई शुरुआत है जहां दर्द कम होगा और हिम्मत बढ़ेगी। वो कुर्सी पर बैठी रही, आंखें बंद थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बार बार वही आवाजें गूंज रही थी, तलाक ले लेना, बदनामी हो जाएगी, गंदा चक्कर है, घर से निकल जाओ। हर शब्द चुभ रहा था, जैसे सुइयां चुभ रही हों। लेकिन दर्द के बीच कहीं बहुत हल्की सी ताकत भी उभर रही थी, जैसे टूटने के बाद इंसान के अंदर एक नई हिम्मत जन्म लेती है, जो कहती है कि अब बस बहुत हो गया, अब खुद के लिए जीना है। रामू पास की दीवार से टिककर उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, क्योंकि सारा दिन सफाई का काम किया था, फिर किसी अनजान लड़की को अस्पताल लाना, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। प्रिया ने धीरे से पूछा, आपको घर देर हो जाएगी ना? घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। रामू मुस्कुराया और बोला, मेरे इंतजार में कौन है बेटी, मैं तो अकेला रहता हूं। लेकिन जब कोई अकेला रोता मिलता है तो अपना अकेलापन कम लगता है, क्योंकि मदद करके दिल को सुकून मिलता है। प्रिया की आंखें फिर नम हो गई। सोचा कि जीवन में सबसे गहरा सहारा कभी कभी सबसे अनजान हाथ दे जाता है, जो बिना उम्मीद के बस इंसानियत निभाता है। कुछ समय बाद नर्स आई और बोली, मरीज प्रिया, आपके कुछ टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर बुला रहे हैं। प्रिया का दिल तेज धड़कने लगा, पैर सुन्न हो गए, हाथ ठंडे पड़ गए। वो कुर्सी से उठते हुए लड़खड़ा गई, लेकिन रामू ने सहारा दिया और बोला, घबराओ मत बेटी, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि सच हमेशा जीतता है। दोनों डॉक्टर के कमरे में पहुंचे। डॉक्टर ने चश्मा ठीक किया, रिपोर्ट की फाइल खोली और बोला, देखिए, अभी तक की रिपोर्ट से लगता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है। ये त्वचा पर लाल नीले निशान किसी दवा या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के एलर्जिक रिएक्शन से लगते हैं, जो समय के साथ ठीक हो जाएंगे। प्रिया अचानक भावुक हो गई, दिल एकदम हल्का हो गया। उसके होंठ कांपे और बोली, सच में? मतलब ये बीमारी नहीं है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ और टेस्ट बाकी हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं जो संक्रामक हो या जिसकी वजह से आपको घर से निकाल दिया जाए। ये शब्द सुनकर प्रिया का सीना, जो फटने वाला दर्द था, वो धीरे धीरे पिघलने लगा। आंसू आंखों में भर आए, लेकिन ये दर्द कि नहीं बल्कि राहत के थे। रामू ने भी राहत की सांस ली और बोला, देखा बेटी, मैंने कहा था न कि सच का अपना वजन होता है, जो लोगों के शक से बड़ा होता है। डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन आप मानसिक रूप से बहुत तनाव में हैं। यह भी शरीर पर असर डालता है। आपको आराम की जरूरत है। शायद कोई अपना साथ दे तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अगर यह बीमारी नहीं तो उन्होंने मुझे क्यों निकाला? क्यों शक इतना भारी पड़ गया? क्यों मेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी? क्यों रिश्ते इतने कमजोर निकले कि दागों के आगे टूट गए? डॉक्टर ने कहा, कुछ और टेस्ट कल सुबह होंगे, तब तक आप ऑब्जर्वेशन रूम में रुक सकती है, यहां सुरक्षित रहेगी। प्रिया के पास कोई और जगह नहीं थी तो उसने हामी भर दी। अस्पताल का वो रूम साफ था, लेकिन उसकी सफेद दीवारों में भी प्रिया को अपना दर्द दिखाई दे रहा था। वो बेड पर बैठी अपने हाथों के निशानों को देखती रही। अब वो उतने डरावने नहीं लग रहे थे, बल्कि याद दिला रहे थे कि कैसे एक शक ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रामू दरवाजे के बाहर खड़ा था। प्रिया ने कमजोर आवाज में कहा, आप घर जाइए, बहुत देर हो गई है। रामू बोला, मैं थोड़ी देर यही बैठ जाता हूं, कुछ जरूरत हो तो आवाज दे देना। उसकी ये चुपचाप मौजूदगी प्रिया को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। उसे पहली बार लगा कि दुनिया पूरी तरह बुरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो बिना लालच के किसी टूटे हुए इंसान को संभाल लेते हैं और उसे फिर से खड़ा होने की हिम्मत देते हैं। कुछ देर बाद उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर रोहन का नाम देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसने मैसेज पढ़ा कि तुम कहां हो। प्रिया ने जवाब दिया, अस्पताल में हूं, अपने दागों का सच जानने आई हूं। रोहन का अगला मैसेज आया, रिपोर्ट जो भी हो, लेकिन तुम इस घर में वापस नहीं आ सकती। मेरी नई शादी फिक्स हो गई है। मुझे परेशान मत करना वरना पुलिस बुला लूंगा। प्रिया का दिल जड़ हो गया। आंसू गालों पर बह चले, लेकिन इस बार वो सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि गुस्से के थे, आत्मसम्मान के थे और उस एहसास के थे कि वो पूरे मन से किसी ऐसे आदमी से जुड़ी रही जो उसकी तकलीफ सुनने लायक भी नहीं था, बल्कि उसे धोखेबाज समझता रहा। रात गहराती गई। अस्पताल के बाहर हल्की हवा बह रही थी, जो खिड़की से आकर प्रिया के माथे को छू रही थी, जैसे कह रही हो, उठो, तुम टूटकर नहीं बल्कि संभल कर जीने के लिए बनी हो। उसने दुपट्टा ठीक किया, गहरी सांस ली और पहली बार लगा कि वो अपनी जिंदगी किसी की दया पर नहीं छोड़ेगी, बल्कि खुद तय करेगी कि कहां जाना है, कैसे जीना है और किसे अपने जीवन में जगह देनी है, क्योंकि अब वो अपनी मालिक खुद बनेगी। कुछ देर बाद नर्स आई और पूछा, कुछ चाहिए? प्रिया ने कमजोर आवाज में कहा, बस थोड़ा पानी। पानी पीते हुए उसकी आंखें फिर नम हो गई, लेकिन इस बार दर्द के साथ एक छोटी सी ताकत भी थी, जो कह रही थी कि अब बस बहुत हो गया। रात के करीब 2:30 बजे थे। कमरा शांत था, सिर्फ मशीनों की हल्की बीप और बाहर की हवा की सरसराहट थी। प्रिया ने धीरे से अपने दिल से कहा, अगर मैं इस दर्द से बच गई तो अब खुद को कभी खोने नहीं दूंगी। अब मैं किसी के शक, किसी के तिरस्कार, किसी के फैसले से अपना रास्ता तय नहीं होने दूंगी, बल्कि खुद की ताकत से आगे बढ़ूंगी। अचानक फोन फिर चमका। इस बार अनजान नंबर था। प्रिया ने हिचकिचाकर कॉल उठाया। उधर से एक महिला की आवाज आई, प्रिया बेटी, मैं तुम्हारी मम्मी के पड़ोस में रहने वाली मीना बोल रही हूं। शाम को हमें खबर मिली कि क्या हुआ है। बेटी तुम ठीक तो हो? तुम्हारी मां पूरी रात रो रही थी, कह रही थी कि वो तुम्हें बुलाना चाहती है, लेकिन शर्म से नहीं कह पा रही। तुम जहां हो बताओ, हम आ जाएंगे। प्रिया पहली बार किसी अपनी आवाज में गर्माहट महसूस कर रही थी। वो धीमे से बोली, मैं अस्पताल में हूं। मीना ने तुरंत कहा, ठीक है, हम सुबह आ रहे हैं। तुम अकेली नहीं हो बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रिया के भीतर कुछ टूटकर फिर जुड़ रहा था, जैसे सारा संसार उसे छोड़ दे, लेकिन कहीं ना कहीं 2 दिल ऐसे मिल जाते हैं जो उसे संभाल लेते हैं और जीवन की नई रोशनी दिखाते हैं। रात बीतने लगी। प्रिया ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पहली बार उसकी धड़कनें मजबूत लगी। आज उसकी जीने की वजह कोई घर नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई पति नहीं, बल्कि खुद वो थी। और ये उसकी नई शुरुआत थी, जहां वो खुद को पहचानती, खुद को प्यार करती और खुद पर भरोसा करती। अगली सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो प्रिया ने धीरे से आंखें खोली। रात भर के आंसू सूख चुके थे, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो बहुत दिनों बाद लौटी थी, जैसे दिल पहली बार कह रहा हो, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी, किसी के शक में नहीं फंसूंगी। थोड़ी देर बाद मीना और उनके पति कमरे में आए। मीना ने आगे बढ़कर प्रिया का हाथ पकड़ा और बोली, बेटी तेरी मां पूरी रात रोती रही, चल घर चले, हम तुझे वहीं छोड़ देंगे, तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। प्रिया की आंखें भर आई, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मीना उसे उसकी मां के पास छोड़कर आई, लेकिन जाना नहीं छोड़ा। रोज फोन करती, हालचाल पूछती, कभी दवाई लाती, कभी फल, कभी बस 2 बातें करके हिम्मत बंधाती। वो प्रिया की जिंदगी में एक मजबूत सहारा बनकर खड़ी रही, जैसे कोई बहन या मां का रूप धारण कर लिया हो। कुछ हफ्तों में प्रिया के दिल का बोझ हल्का होने लगा। निशान भी धीरे धीरे मिटने लगे। डॉक्टर ने साफ कहा कि ये दवाई का साइड इफेक्ट थे। अब चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार प्रिया ने तय किया कि मैं अब किसी के शक में नहीं, बल्कि अपने सच में जीऊंगी, अपनी ताकत से आगे बढ़ूंगी। कुछ समय बाद मीना ने एक फॉर्म उसके हाथ में रखा और बोली, ये पास के एनजीओ का फॉर्म है जो बेसहारा महिलाओं और पुरुषों की मदद करता है।
तू चाहे तो यहां काम कर सकती है, अपनी जिंदगी नई दिशा दे सकती है। ये सुनकर प्रिया की आंखों में बहुत दिनों बाद चमक लौटी। उसने बिना डर के फॉर्म भर दिया और सोचा कि शायद यही वो रास्ता है जहां मैं दूसरों के दर्द को समझकर अपनी ताकत बढ़ाऊंगी। समय बीतता गया और प्रिया बदल गई। कुछ महीनों बाद वो एनजीओ में काउंसलर बन चुकी थी। लोग उसे सम्मान से बुलाते प्रिया मैम। अब वो दूसरों को हिम्मत देती, उन्हें सहारा देती, उनके दर्द सुनती और हर बार सोचती कि कितनी अजीब बात है, मैं खुद टूट कर बिखरी थी और आज किसी का सहारा बन रही हूं। जैसे दर्द ने मुझे और मजबूत बना दिया। उधर दूसरी तरफ वो घर जहां से उसे धक्के देकर निकाला गया था, वहां सब कुछ बिखरने लगा। रोहन, जो अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर रहा था, एक रात ड्यूटी से लौटते समय एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। चेहरे पर गहरी चोटें आईं, कई जगह कट लगे, कुछ निशान ऐसे जो कभी ठीक नहीं होने वाले थे। उसकी शक्ल हमेशा के लिए बिगड़ गई। जिस लड़की से शादी तय थी, उसने एक नजर देखकर ही मना कर दिया और बोली, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि अब तुम्हारी इज्जत क्या बची है। रोहन का दिल, उसका अहम सब एक ही दिन में भरभराकर टूट गया। चेहरा बिगड़ने की वजह से ऑफिस में भी लोग बातें करने लगे। उसका ध्यान भटकने लगा और कुछ महीनों बाद उसकी नौकरी भी चली गई। सरला को भी बीमारी ने घेर लिया। पैसे खत्म हो रहे थे, इलाज महंगा था और धीरे धीरे रोहन की जिंदगी एक अंधेरे तहखाने की तरह हो गई, जहां कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ पछतावा और अकेलापन था। एक दिन सरला ने कहा, बेटा चल किसी एनजीओ में चलते हैं, सुना है वहां मदद मिल जाती है टूटे हुए लोगों को। रोहन टूटा हुआ था, शरीर से भी और दिल से भी। मां बेटा दोनों धीमी चाल से एक एनजीओ पहुंचे। रिसेप्शन पर आदमी बोला, काउंसलर मैम मीटिंग में है, थोड़ा इंतजार करो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और बाहर आई वही लड़की जिसे रोहन ने दागों के शक में घर से निकाला था। प्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर, आत्मविश, वासी, शांत और चमकदार थी। चेहरे पर कोई दाग नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई टूटापन नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की चमक थी। रोहन उसे देखकर पत्थर बन गया। उसके मुंह से निकला प्रिया। प्रिया रुक गई, धीरे से अपनी मां और मीना का आशीर्वाद याद किया और बहुत नरमी से बोली, हाँ बोलिए, क्या मदद चाहिए। रोहन की आंखें भर आई। वो कांपता हुआ बोला, मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो गलत था। प्रिया ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, एक लंबा शांत नजरिया, और फिर बोली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया रोहन का। क्योंकि नफरत रखने से दिल गंदा होता है, लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दूं, क्योंकि अब मेरी जिंदगी मेरे फैसलों पर है। रोहन वही खड़ा रह गया, टूटा हुआ, खाली और गहरे पछतावे में डूबा हुआ। मां बेटा दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दर्द उस दर्द से कई गुना बड़ा था जो उन्होंने प्रिया को दिया था। प्रिया ने बस इतना कहा, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन सिर्फ एक इंसान की तरह। मेरी जिंदगी में अब मेरे फैसले हैं, मेरी इज्जत है और मेरी सीमाएं हैं जो मैं किसी के लिए नहीं तोड़ूंगी। रोहन के पास अब बस पछतावा था, अकेलापन था और जीवन भर चुभने वाला वो टीस जो कभी खत्म नहीं होगा। सरला भी अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि समय कभी पीछे नहीं लौटता। प्रिया अपने ऑफिस के बाहर खड़ी हल्की धूप में मुस्कुरा रही थी। वो अब किसी की बदनामी, किसी के शक, किसी के धोखे से परिभाषित नहीं थी, बल्कि अपनी खुद की पहचान बन चुकी थी। एक मजबूत औरत जो दूसरों को हिम्मत देती है,